बहुत धन्यवाद। सभी प्यारे बच्चों को मेरा नमस्ते। मैं श्रीमती नेहा अग्रवाल राजकीय हाई स्कूल गंगरवा आगरा से विज्ञान की अध्यापिका आज कक्षा 10वीं का जीव विज्ञान विषय का अध्याय प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन पढ़ाने जा रही हूँ। ये आपकी एनसीईआरटी की पुस्तक में अध्याय 16 है। तो इस पाठ को शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं कि हम किन मुख्य शिक्षण बिंदुओं पर आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन व इसकी आवश्यकता। उसके बाद हम वन एवं वन्य जीव इनकी क्या महत्वता है उस पर चर्चा करेंगे। फिर हम समपोषित प्रबंधन को समझेंगे और उसके बाद हम जल संसाधन को शुरू करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले चर्चा करेंगे बांध पर। उसके बाद जल संग्रहण तकनीक को पढ़ेंगे और जल संभर प्रबंधन पर भी हम कुछ चर्चा करेंगे और अंत में हम कोयला एवं पेट्रोलियम संसाधन पर भी बात करेंगे। तो आइए पाठ को शुरू करते हैं। जैसा कि हमारे पाठ का नाम है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, हम अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़ते आए हैं कि संसाधन क्या होते हैं। संसाधन वे सभी उपयोगी वस्तु हैं जो मानव कल्याण के लिए बनाई गई हैं। अगर मैं बात करूं, ये व्हाइट बोर्ड भी क्या है, एक संसाधन है। ये जो मार्कर है ये भी संसाधन है। मैं भी आप लोगों के लिए संसाधन हूं क्योंकि मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ये जल, वायु, ये सभी क्या है, हमारे संसाधन। लेकिन जैसा कि पाठ का नाम है प्राकृतिक संसाधन, तो हम इस पाठ में केवल और केवल प्राकृतिक संसाधन पर ही चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राकृतिक संसाधन। नाम से ही पता चल रहा है, वो संसाधन जो प्रकृति से हमें प्राप्त होते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक संसाधन। ये वे संसाधन हैं जिन्हें प्रकृति से प्राप्त किया जाता है। अगर हम इसके उदाहरण की बात करें तो हवा है, मृदा, जल, खनिज, वन, कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि। आज मानव की कहा जाए तो टेंडेंसी ही ऐसी है, जब उसे कोई चीज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है तो वो उसका क्या करने लगता है, दोहन करने लगता है, मतलब उसका विवेकपूर्ण उपयोग नहीं करता। और आज वही हो रहा है। इन प्राकृतिक संसाधनों के अति दोहन के कारण बहुत सारी पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं और इन प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन कड़े से कड़े कदम उठा रहे हैं। हम जानते हैं, आज अगर हम जल की बात करें तो जल प्रदूषण कितना बढ़ चुका है। जल की जो गुणवत्ता है वो कई जिलों में तो इतनी गिर चुकी है कि वहां का जल जो है पीने योग्य नहीं रहा है। सबसे अच्छा अगर हम इसका उदाहरण देखें जल के दोहन का, तो हमारा जो रिवर गंगा, जो हमारी गंगा नदी है वो इतनी गंदी हो चुकी थी, तो हम जानते हैं ये लगभग 2500 किलोमीटर लंबी है और इसके आसपास कई सारे नगर बसते हैं। लेकिन इसका जो जल था उसकी गुणवत्ता बहुत ज्यादा गिर गई थी। क्यों? क्योंकि वहां जो आसपास इंडस्ट्रीज थी वो अपना जो अपशिष्ट होता था उसमें डाल रही थी, जो वाहित मल है वो भी, और जो मृत शरीर होते थे इवन उनकी राख भी उसमें हम क्या कर देते थे, डाल देते थे, जिस कारण वो नदी का जल नदी ना रहकर एक तरीके से नाले में परिवर्तित हो गई। तो सरकार ने कदम उठाया और रिवर गंगा की सफाई का परियोजना का प्लान बनाया सन 1985 में। जब इसकी जांच शुरू की गई तो देखा गया कि इसमें एक कॉलीफॉर्म नामक जो जीवाणु है वो पाया गया, जो ये दर्शाता है कि इसका जो जल है रिवर गंगा का वो बिल्कुल भी पीने योग्य नहीं है, वो बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड है। क्यों? क्योंकि जो कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया है, जी जो जीवाणु है, ये हमारी आंत में पाया जाता है और उसमें हम क्या डाल रहे हैं, वाहित मल डाल रहे हैं, तो जिस कारण उसमें इस जो जीवाणु का जो नमूने मिले वो बहुत अधिक थे, जिस कारण उसमें जो मछलियां थी वो भी मरने लगी थी। ये सबसे अच्छा उदाहरण है आपका किसका, कि हम जल का अति दोहन कर रहे हैं और उससे क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तो आज हम सबसे पहले बात करते हैं इन प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। तो बहुत जरूरी है कि हम केवल और केवल सरकार पर
ही निर्भर ना रहे कि प्राकृतिक संसाधनों का केवल उन्हीं को प्रबंधन करना है, हम अपने स्तर पर क्या कर सकते हैं। तो यहाँ हम वही बात करते हैं, प्राकृतिक संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग हेतु 3R पद्धति का उपयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, अगर हम 3R पद्धति का उपयोग करेंगे तो हम प्राकृतिक संसाधन का अच्छे से विवेकपूर्ण उपयोग करेंगे और उसे बहुत लंबे समय तक उसका उपयोग कर पाएंगे। क्योंकि हम जानते हैं प्राकृतिक संसाधन भी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, अक्षय संसाधन और क्षयशील संसाधन। अक्षय जो हमारे असीमित मात्रा में है, जैसे कि हमारा वायु हो गया, मृदा हो गया, सौर ऊर्जा। लेकिन क्षयशील संसाधन यानी कि जो हमारे बहुत कम मात्रा में उपस्थित है और अगर जिनका हमने अनियंत्रित होकर उपयोग किया तो हो सकता है वो एक वक्त पे पूरी तरह समाप्त हो जाए। तो इनके प्रबंधन में पहले 3R का मतलब है हमारा रिड्यूस, यानी कि कम उपयोग करना। हमें किसी भी वस्तु का कम से कम उपयोग करना चाहिए। जैसे कि हम बाहर जा रहे हैं कमरे से तो हमें पंखे और लाइट का जो स्विच है वो बंद कर देना चाहिए। नल का भी हम देखते हैं कई बार पानी यूं ही फैलता रहता है, तो ये सब हमें नहीं करना चाहिए। दूसरा बात करें तो रिसाइकिल। पिछले पार्ट में हम पढ़ चुके हैं कि जो हमारा अपशिष्ट होता है 2 प्रकार का होता है, जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय। तो अगर हम अपने निकले पदार्थ को इन 2 श्रेणी में विभाजित कर लेंगे तो क्या कर पाएंगे, जैव निम्नकरणीय से हम खाद बना पाएंगे और अजैव निम्नकरणीय को हम फैक्ट्रियों में पुनः चक्रण के लिए भेज देंगे, जिससे कि उपयोगी वस्तुओं का निर्माण हो सके। और तीसरे R का मतलब है रीयूज, यानी वस्तुओं का बार बार उपयोग करना। हम देखते हैं कई खाद्य सामग्री हमारी जैसे प्लास्टिक के डिब्बों में आती है या बोतलों में आती है, तो ऐसे डिब्बे और बोतलों को हम घर में प्रयोग ला सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो जैम की बोतल है, जब उसमें से हमने जैम को यूज कर लिया तो वो हमारी अब खाली हो गई, तो उसमें हम घर का कोई दूसरा सामान भर के उसको उपयोग में ला सकते हैं। आज ये 3R, कई जगह 5R पद्धति भी है, जहाँ एक R का मतलब है रिफ्यूज और दूसरे का है हमारा रीपर्पस। अगर हम पुनः चक्रण और पुनः उपयोग में बात करें तो इन दोनों में से ज्यादा उचित उपाय क्या है, हमारा पुनः उपयोग। क्यों? क्योंकि पुनः चक्रण के लिए कोई ना कोई ऊर्जा और धन तो व्यय होगा ही होगा। तो ज्यादा अच्छा उपाय क्या है, पुनः उपयोग। तो वही एक इंपॉर्टेंट नोट लिखा है, पुनः उपयोग पर्यावरण को बचाने का पुनः चक्रण से अच्छा उपाय है, क्योंकि पुनः चक्रण में कुछ ऊर्जा व्यय होती है। तो अगर हम एक अच्छा पर्यावरण मित्र बनना चाहते हैं तो हम अपनी आदतों में क्या बदलाव ला सकते हैं। एक तो हम 3R पद्धति को अपनाएं, हम ज्यादा से ज्यादा क्या करें, सीढ़ियों का प्रयोग करें। अगर वहां पे बहुत ऊंचा हमें जाना है, लिफ्ट का प्रयोग ना करें, इससे हमारा क्या होगा, जो विद्युत है वो बच जाएगा। अगर हम कहीं देख रहे हैं कि नल का अगर पानी लीकेज कर रहा है तो तुरंत उसको रिपेयर करवाएं, जिससे कि हमारा जो जल है वो व्यर्थ ना जाए। प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन की आवश्यकता। क्यों है आवश्यकता कि इन प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन है वो उचित हो। तो सबसे पहली आवश्यकता इसलिए है क्योंकि हम जानते हैं कि पृथ्वी पर जो संसाधन है वो कैसे है, सीमित है, और जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है तो उनकी मांगे भी बढ़ रही हैं। तो वही लिखा है पहला पॉइंट, पृथ्वी पर संसाधन क्या है, सीमित है, एवं मानव जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण संसाधनों की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। दूसरा पॉइंट है कि इन संसाधनों का जो वितरण है वो सभी वर्ग के लोगों में समान हो सके। ऐसा नहीं है कि केवल अमीर और शक्तिशाली लोगों को ही इन प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने का मौका मिले, सभी वर्गों को मिले, जिससे कि सभी वर्ग के लोग अपने विकास में उसकी सहायता पा सके। तो वही लिखा है, संसाधनों का वितरण कुछ अमीर व शक्तिशाली लोगों के हाथ में न जाकर सभी के लिए समान हो सके। तीसरा पॉइंट है कि प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन जब भी हम करें तो उनको दूरदृष्टि तक सोचें, मतलब कि दीर्घकालिक महत्व पर जोर दें, ताकि जो आने वाली पीढ़ी हो उसे भी ये संसाधन इसी तरीके से मिल सके, वो भी उपयोग कर सके, मतलब कि उनका कैसा विकास हो, संपोषित विकास। तो वही लिखा है, प्राकृतिक संसाधन का उचित प्रबंधन दीर्घकालिक महत्व पर विचार करता है, ताकि ये अगली पीढ़ी हेतु भी उपलब्ध हो। ऐसा ना हो कि
हम यूज कर रहे हैं उसको तो केवल अभी की जरूरतों को ध्यान में कर नहीं, इस तरीके से प्रयोग करें कि वो आने वाली पीढ़ी को भी वैसा के वैसा मिल सके। चौथा है कि संसाधनों के उपयोग को नियंत्रण कर पर्यावरण को क्षति से बचाया जा सके। अगर सब उसका अतिदोहन करने लगेंगे तो पर्यावरणीय समस्याएं तो उत्पन्न होनी ही है, तो उसके उपयोग को हमें क्या कर सके, हम नियंत्रित कर सके। वन यानी कि फॉरेस्ट, हम सभी जानते हैं कि वन बहुत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। किसी परियोजना से जब किसी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उससे कोई फायदा होता है या वो उसमें रुचि रखता है, तो ऐसे व्यक्ति, समूह या संगठन को हम कहते हैं स्टेक होल्डर या फिर दावेदार, यानी कि किसी परियोजना से रुचि रखने वाला। अब वन से किस किस को फायदा होता है? सबसे पहले स्थानीय लोग, जो वन के आसपास लोग रहते हैं, वो किस किस चीज के लिए वन पर निर्भर करते हैं? हरा चारे के लिए, यहाँ तक कि अपने मवेशियों को भी वहां पे वो चराते हैं, औषधियां, जड़ी बूटियां एकत्र करते हैं और लकड़ी यानी कि ईंधन भी वो वहां से प्राप्त करते हैं। दूसरा देखें तो उद्योग, हमारा उद्योग जगत भी किस पर निर्भर करता है? वन पर। जो उद्योगपति होते हैं उनका तो इन वनों में अपना एक तरीके से हम कह सकते हैं स्वार्थ निहित है। उनको सिर्फ वनों में अपने उद्योग के लिए कच्चा माल ही दिखता है। और कौन कौन से उद्योग हमारा वन के उस पर निर्भर करता है? टिम्बर उद्योग, कागज निर्माण उद्योग और खेल उपकरण निर्माण उद्योग। उसके बाद जो हमारा स्टेक होल्डर है वन में, वो कौन है? प्रकृति तथा वन्य जीवों के समर्थक, यानी कि ये वो लोग होते हैं, वो प्रकृति प्रेमी लोग होते हैं जो पर्यावरण संतुलन में वनों एवं वन्य जीवों के योगदान को समझते हैं और उनके संरक्षण के लिए उपाय करते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है अमृता देवी बिश्नोई। इन्होंने राजस्थान के जोधपुर के पास खेजड़ी वृक्ष, वेरी इंपॉर्टेंट, कौन से वृक्ष? खेजड़ी वृक्षों को बचाने के लिए 363 लोगों के साथ अपने आप को बलिदान कर दिया था। आज इन्हीं की स्मृति में भारत सरकार ने अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिया जाता है। किस लिए दिया जाता है? ये वन्य एवं वन्य जीवों के संरक्षण के हेतु। चौथा है हमारा स्टेक होल्डर वन में वन विभाग। ये जो वन विभाग है इनका क्या होता है? वन भूमि पर स्वामित्व होता है, अधिकार होता है और ये क्या करते हैं? वन के संसाधनों को नियंत्रित करते हैं। यानी कि वन जो हमारे हैं उनका संरक्षण बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सब कुछ उन पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में निर्भर करता है। अब हम वन संरक्षण के जन प्रयास के उदाहरण देख लेते हैं। इसका पहला उदाहरण तो क्या हो गया भाई? अमृता देवी बिश्नोई, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ। क्या था कि राजस्थान का जो बिश्नोई समुदाय था उनके लिए वन और वन्य जीव उनके धार्मिक अनुष्ठान का भाग था, इसलिए उन्होंने उसका संरक्षण किया। इसका दूसरा उदाहरण है चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन सन 1970 में गढ़वाल के रेनी नामक गांव में प्रारंभ हुआ था। क्या हुआ था? यहाँ पर एक विवाद था जो हमारे लकड़ी काटने के ठेकेदार थे उनमें और गांव में रह रहे स्थानीय लोगों के बीच में। यहाँ पर क्या हुआ था कि उस ठेकेदार को जो गांव में वृक्ष थे उनको काटने का ठेका दे दिया गया। जब एक दिन ठेकेदार के आदमी गांव के वृक्षों को काटने आए तो उस दिन वहां पर कोई पुरुष नहीं था और ये देखकर सारी महिलाएं उन वृक्षों के पास चली गई और उनको हग कर लिया, उनको एकदम से अपनी बाहों में लेकर वो खड़ी हो गई। तो इस कारण उनको जो था वो जो ठेकेदार के आदमी थे उनको झुकना पड़ा और इस प्रकार वन नहीं कटे। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं चिपको आंदोलन। अब हम देख लेते हैं वन के प्रबंधन में जन सहभागिता का उदाहरण। यहाँ पर वेस्ट बंगाल में 1973 में जो सालवन था, जो आराबरी का सालवन था, जो हरा भरा से बिल्कुल नष्ट होने की कगार पर आ गया था, तो वहां पर क्या किया उनके वन अधिकारी ने स्थानीय लोगों को इसमें सहभागिता का मौका दिया, जिससे कि जो हमारा ये जो सालवन था जो नष्ट हो रहा था वो फिर से कैसा हो जाए? हरा भरा हो जाए। इसके लिए उन्होंने उसकी वन की सुरक्षा किनको दे दी? स्थानीय लोगों को, और बदले में उनको क्या दिया? उस अधिकारी ने रोजगार दिया और तो और बहुत कम दामों में उनको वो
ईंधन देने लगे और उनको चारा देने लगे। तो वही है, पश्चिम बंगाल में स्थानीय समुदाय की सहमति एवं सक्रिय भागीदारी से आरावली के सालवन का समृद्ध होना। ये भागीदारी हम कह सकते हैं कि जन समुदाय के सहभागिता का उदाहरण है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण करना। तो क्यों आवश्यकता है? सबसे पहला कि वन और वन्य जीव क्या करते हैं, पारितंत्र में संतुलन बनाए रखते हैं, जैसा कि हम हमारा पर्यावरण पाठ में भी पढ़ चुके हैं। क्योंकि क्या है, ये जो हमारे वन है, जो पेड़ पौधे हैं, वो उत्पादक होते हैं और कोई भी चरण अगर नहीं होगा तो पूरे पारितंत्र में क्या हो जाएगा, असंतुलन। दूसरा, ये जलवायु परिवर्तन और जलचक्र आदि को भी नियंत्रित करते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। थर्ड पॉइंट, वन बाढ़ और मृदा अपरदन को रोकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेड़ों की जो जड़ होती है वो मृदा को क्या बांध कर रखती है, तो उससे वो क्या करती है, मृदा अपरदन को रोकती है। और लास्ट पॉइंट, वन वर्षा होने में भी सहायता करते हैं व उद्योगों के लिए कच्चा माल देते हैं। समपोषित प्रबंधन या फिर हम कह सकते हैं समपोषित विकास। जहां भी समपोषित शब्द आता है उसका अर्थ होता है कि केवल और केवल हमें आज की जरूरतों को पूरा करने के लिए कोई उद्देश्य नहीं बनाना है, बल्कि भावी पीढ़ी तक भी उस संसाधन को हमें सुरक्षित पहुंचाना है। तो यही है हमारा समपोषित प्रबंधन। समपोषणीय प्रबंधन की संकल्पनाएं मनुष्य की वर्तमान आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति एवं विकास को प्रोत्साहित करती है, साथ ही साथ भावी पीढ़ी के लिए संसाधनों का संरक्षण भी करती है। मतलब आज हम जल का दोहन कर रहे हैं, हम ये नहीं सोच रहे कि आगे जो आएगी पीढ़ी उसको कैसा जल मिलेगा अगर आज ही इतनी उसकी गुणवत्ता गिर गई है। तो ये हमारा अभी कौन सा विकास नहीं है, समपोषणीय विकास नहीं है। और हमें कहाँ चलना है, हमें समपोषणीय विकास की राह पर चलना है। अब हम अपने दूसरे संसाधन की बात करते हैं, जल संसाधन। हम सभी जानते हैं जल सभी की मूलभूत आवश्यकता है। इसके प्रबंधन में हम सबसे पहले बात करते हैं बांध की। बांध क्या है, बहुत विशाल संरचनाएं हैं जिनमें नदियों के जल को रोककर एकत्र किया जाता है। तो वही लिखा है, बांधों का निर्माण नदियों के जल को रोककर रखने के लिए किया जाता है। अब इन बांधों को कंस्ट्रक्ट करने का, बनाने का कुछ मुख्य उद्देश्य होते हैं। वो उद्देश्य क्या है, अब हम वो देख लेते हैं। बांधों में संग्रहित जल का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है। सबसे पहला मुख्य उद्देश्य है विद्युत के उत्पादन में। जब भी साइंस एग्जीबिशन होती है तो कई बार उसमें एक वर्किंग मॉडल इससे रिलेटेड आ ही जाता है। इवन आपने अगर स्वदेश मूवी देखी है तो उसमें भी हमारा जल से विद्युत बनाना बताया गया है। दूसरा प्रयोग हमारा सिंचाई के लिए, और तीसरा एक और बहुत महत्वपूर्ण उपयोग नहर परियोजना द्वारा दूर दराज स्थानों तक जल पहुंचाना। मतलब इनसे जो नहर निकलती है उनसे जो दूर के स्थान होते हैं वहां जल पहुंचाया जाता है। अगर मैं इसके उदाहरण की बात करूं तो सबसे अच्छा उदाहरण है इंदिरा गांधी नहर, जिसने राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों को बहुत हरा भरा कर दिया है। अब जब ये हमारे बांध बन रहे हैं तो इसमें समस्याएं भी बहुत है, आलोचनाएं भी बहुत है। क्यों? क्योंकि उसमें जो समस्याएं खड़ी होती है वो सभी के लिए चिंता का विषय है। तो नेक्स्ट वही है हमारा बड़े बांध के विरोध में समस्याएं। सबसे पहली समस्याएं हैं हमारी सामाजिक समस्याएं। बहुत बड़ी जगह में बनेगा, सभी को समझ में आ गया है, लेकिन जब ये बहुत बड़ी जगह में बनेगा तो वहां रहने वाले लोगों को, किसानों को और आदिवासियों को क्या कर दिया जाता है, विस्थापित कर दिया जाता है और उन्हें उचित मुआवजा भी नहीं दिया जाता। दूसरी समस्याएं जो उत्पन्न होती है बांध के निर्माण में वो है आर्थिक समस्याएं। बहुत ज्यादा पैसा लगता है, मतलब कि आदमी का मतलब जो धन हम देते हैं, जो जनता का धन होता है वो बहुत ज्यादा व्यय होता है और उसके अनुपात में अपेक्षित जो लाभ होता है वो बहुत ज्यादा कम होता है। और तीसरी समस्याएं हैं हमारी पर्यावरणीय समस्याएं।
जैसे कि बहुत बड़ी विशाल जगह में बनेगा तो वहां के जो वन होते हैं वो बहुत विशाल रूप से नष्ट हो जाते हैं, जिस कारण वहां की जैव विविधता को गहरी क्षति भी होती है। इन सब के बाद भी क्या है, जल का प्रबंधन मतलब बहुत खराब है, अच्छे से नहीं है, और इस कारण जल का समान वितरण नहीं हो पा रहा है। जैसे कि अगर बात करें, जो जल स्रोत के पास लोग रहते हैं, जो किसान रहते हैं, वो तो ऐसी खेती कर लेते हैं जिसमें जल बहुत ज्यादा उपयोगी होता है या बहुत ज्यादा मात्रा में लगता है, जैसे कि गन्ना और धान। लेकिन जो बेचारे उस जल स्रोत से बहुत दूर किसान रहते हैं, उनको बहुत ऐसी फसल का चयन करना पड़ता है अपने खेत के लिए जिसमें पानी बहुत कम लगता है, जैसे कि मैं कह दूं तो बाजरा। अगर मैं इसकी समस्याओं के उदाहरण की बात करूं तो आपने कई बार सुना होगा, हम न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन। वो भी तो इन समस्याओं को दर्शा रहा है। नर्मदा नदी पे क्या है, सरदार सरोवर जो डैम बन रहा है, जो बांध बन रहा है, उसकी ऊंचाई बढ़ाने के विरोध किया जा रहा है, जिसको हमने क्या नाम दिया है, नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो बहुत जरूरी है कि इस जल संसाधन का भी जो प्रयोग है वो बहुत जुडिशियली विवेकतापूर्ण किया जाए, और तो और उसका वितरण भी समान हो, उसका दोहन ना हो। जल संग्रहण, हम सभी जानते हैं कि वर्षा जल का अति महत्वपूर्ण स्रोत है, और भारत में जो वर्षा होती है अधिकतर मॉनसून के ही सीजन में होती है। तो इस वर्षा की प्रत्येक बूंद का संरक्षण करना, जिससे कि हमारा जो जल का स्तर है वो बढ़ जाए, इसी को हम कहते हैं जल संग्रहण। तो देख लेते हैं क्या लिखा है। जल संग्रहण का तात्पर्य है धरती पर पड़ने वाली प्रत्येक बूंद का संरक्षण करना, जिससे नदियों, कुएं इत्यादि का जल स्तर बढ़ जाए तथा ये जो है पुनः जीवित हो जाए। अब हम देख लेते हैं जल संग्रहण की हमारी कौन कौन सी परंपरागत विधियां हैं। सबसे पहली विधि, छोटे गड्ढों तथा झीलों या तालाबों की खुदाई। इसमें क्या कर लेते थे, खुदाई करके पानी जो जल है वो एकत्रित हो जाता था। दूसरी विधि, बालू तथा चूना पत्थर द्वारा जलाशयों का निर्माण। कुछ ऐसे बर्तन बना लेते थे जलाशय जिसमें कि वर्षा का जल एकत्र हो जाए। तीसरा, घरों की छतों के ऊपर जल संचयन इकाइयों की स्थापना करना। हम सभी रेन वाटर हार्वेस्टिंग के प्रोजेक्ट्स वगैरह देखते हैं, ये वही है। और चौथी, साधारण जल संभर व्यवस्था की स्थापना करना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अभी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जल संभर व्यवस्था। और कैसे, और कुछ विधियों की बात करें तो जैसे जो बांध का, जो झरनों का जो जल होता था, उसको मिट्टी की दीवारों की सहायता से भी रोक लिया जाता था। अगर हम भारत में इसकी कुछ परंपरागत विधियों की चर्चा करें तो वो इस प्रकार है, ये मैंने इंपॉर्टेंट नोट में लिखा है। वर्षा के जल का संग्रहण भारत में पुरानी पद्धति है। ऐसा नहीं है कि हम आज ही एम्फेसिस दे रहे हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ये तो हमारे पूर्वज बहुत पहले से भी चला आ रहा है, बल्कि आज हम उसको और अहमियत नहीं दे रहे हैं, और जबकि आज ज्यादा अहमियत देने का समय है। तो जैसे अगर उदाहरण की बात करें तो राजस्थान में खादिन, हिमाचल प्रदेश में कुल, ये क्या है, लगभग 400 वर्ष पूर्व हिमाचल प्रदेश में जो हमारा नहर की जो स्थानीय सिंचाई की जो प्रणाली थी, नहर सिंचाई की स्थानीय प्रणाली, उसी को क्या कहते हैं, कुल कहते हैं। और अगर तीसरा उदाहरण देख लें तो महाराष्ट्र में बंधारस एवं ताल। तो ये सारी हमारी क्या है, परंपरागत जल संग्रहण की विधियां। जल संभर प्रबंधन। जल संभर प्रबंधन एक ऐसा प्रबंधन है जिसमें न केवल जल के संरक्षण पर जोर दिया जाता, बल्कि मिट्टी के संरक्षण पर भी जोर दिया जाता है, जिससे कि जैव मात्रा का उत्पादन बढ़ सके। तो वही लिखा है, जल संभर प्रबंधन में मिट्टी एवं जल संरक्षण पर जोर दिया जाता है, जिससे कि जैव मात्रा उत्पादन में वृद्धि हो सके। वास्तव में इसका उद्देश्य जो हमारे भूमि और मिट्टी, भूमि यानी मिट्टी और जो जल है उसके प्राथमिक स्रोतों में वृद्धि करना है, जिससे पादप और जंतुओं के द्वितीयक संसाधन के उत्पादन में वृद्धि हो सके और कोई असंतुलन पैदा ना हो। इस प्रबंधन
समुदाय की आय में बढ़ोतरी होती है, बल्कि इससे सूखे और जो हमारा बाढ़ का जो खतरा होता है वो भी शांत रहता है, और साथ ही साथ जो निचले हमारे बांध होते हैं, जो तालाब होते हैं, उनका सेवा काल भी बढ़ जाता है। तो वही लिखा है, जल संभर प्रबंधन न केवल जल संभर समुदाय का उत्पादन एवं आय बढ़ाता है, वरन सूखे एवं बाढ़ को भी शांत करता है। बहुत इंपॉर्टेंट, ये मैंने एक जल संभर प्रबंधन दिखाया है। ये एक समतल भूभाग है, धरती का हिस्सा है, और ये उसमें हमने क्या बना लिया है, अर्धचंद्राकार एक तरीके से गड्ढा बना लिया है। अब वर्षा हुई तो वो सारा जल कहाँ एकत्र हो गया, यहाँ पे, और इसी को नाम दिया है, इसी एरिया को खाद्य एवं यहाँ हम कह सकते हैं फसल वाला क्षेत्र। जो वर्षा का जल हुआ वो एकत्र हो गया, और साथ ही साथ वो क्या हो रहा है, मृदा के अंदर जा रहा है, यानी कि जल स्राव। और ये जो जल है ये किसके उत्पादन में भी, यानी फसल के उत्पादन में भी इसका उपयोग किया जाएगा। और इस जल को रोकने के लिए ये क्या है, एक तरीके से खादिन चेक डैम, जो किससे बनाया गया है, हमारा कंक्रीट से या छोटे छोटे कंकड़ से। तो वाटर हार्वेस्टिंग यानी जल संग्रहण में ये एक विशेष विधि है। कोयला एवं पेट्रोलियम, हम सभी जानते हैं कोयला और पेट्रोलियम क्या है, जीवाश्मीय ईंधन है, और कोयला हमारी पृथ्वी के भूगर्भ में पाया जाता है, और जबकि पेट्रोलियम हमारा तरल कार्बनिक रसायनों के रूप में पाया जाता है। कोयला एवं पेट्रोलियम जीवाश्मीय ईंधन है जो कार्बन के अतिरिक्त हाइड्रोजन, नाइट्रोजन व सल्फर के बने होते हैं, और इनकी मात्रा क्या है, सीमित, क्योंकि मैंने शुरू में ही बताया था ये हमारे कैसे संसाधन है, क्षयशील संसाधन, और इनके दहन से पर्यावरण प्रदूषण होता है। तो ये सीमित है, प्रदूषण भी हो रहा है, तो हमें इनका उपयोग बहुत विवेकपूर्ण करना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है कोयला तथा पेट्रोलियम का संरक्षण। हम कैसे कोयले और पेट्रोलियम का संरक्षण कर सकते हैं। नंबर 1, अपना वाहन प्रयोग में लाने के स्थान पर सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें। वेरी इंपॉर्टेंट, अकेले जा रहे हैं और कार लेके जा रहे हैं तो ये तो ईंधन का क्या हो रहा है, व्यर्थ होना ज्यादा हो रहा है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, सार्वजनिक परिवहन जैसे कि हम बस का, हम ऑटो का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, लिफ्ट का प्रयोग करने के स्थान पर हम सीढ़ियों का उपयोग करें और सेहत भी अच्छी रहेगी हमारी। तीसरा, हीटर या सिगड़ी का प्रयोग करने के स्थान पर सर्दी में एक अतिरिक्त स्वेटर पहनना चाहिए। और चौथा, बिजली बचाने के लिए ऊर्जा दक्ष वैद्युत उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं है आज के उसमें कोई बल्ब जलाए, कितनी वो ऊर्जा खाता है, इसलिए हमें CFL का प्रयोग करना चाहिए। और तो और हमें याद रखना चाहिए कि जब भी हम कमरे से बाहर निकले तो हम उसकी जो स्विच है लाइट की, चाहे वो टीवी का हो चाहे वो फैन का हो, उसे ऑफ करके ही जाना चाहिए। हल करने हैं। पहला प्रश्न, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किस लिए दिया जाता है। दूसरा, हमारे लिए वन्य जीव किस प्रकार महत्वपूर्ण है। तीसरा, बंगाल का अरावली वन क्या प्रदर्शित करता है। और लास्ट क्वेश्चन है, जल संग्रहण किसे कहते हैं। धन्यवाद।